हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स फॉर ग्लोबल एकेडमी पे। आप सभी को पता है कि भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है वह सीधे सीधे जुड़ा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। अच्छा, इस जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चिकन नेक जो कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, यह 100वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ लैंड थे, उनका अदला बदली हुआ था, जिसके कारण भारत को चिकन नेक जो कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वह मिला हुआ था। यह इसलिए भारत 100वां संवैधानिक संशोधन किया ताकि जो चिकन नेक कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसको मिले, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत है उससे अगर कनेक्टिविटी देखी जाए तो यही एक गलियारा है, यही एक रास्ता है जिसके द्वारा जो पूर्वोत्तर भारत है या सेवन सिस्टर्स जो प्रदेश हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इनसे संपर्क बनाया जा सकता है। तो क्या और कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा संपर्क बनाया जा सकता है? तो लैंड के बारे में अगर बात किया जाए कि भूमि के माध्यम से अगर संपर्क बनाना हो तो केवल और केवल यही है। इससे पहले यह भी नहीं था, बहुत पतला एक गलियारा था। जो चिकन नेक कॉरिडोर आज आप देख रहे हैं उसकी चौड़ाई पहले और भी कम थी। ये बाद में जाके 100वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा अदला बदली करने के बाद से आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो बहुत कम है गलियारा है, बहुत कम ही रास्ता है, आपको ये चीज़ दिखाई देगा। तो बहुत कम गलियारा है तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उधर से चाइना भूटान है और इधर से आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की एक्टिविटी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी कि अलग तरीके की बनी रहती है। इसी के तहत जो है आपको दिखाई देगा कि भारत जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से पोर्ट डेवलपमेंट करके सीधे सीधे म्यांमार के पोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए कनेक्टिविटी बना रहा है। और उसमें आपने देखा होगा कि जो म्यांमार की नदी है उसमें पोर्ट से बना के फिर रास्तों से सड़क के माध्यम से सीधे मिजोरम को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से काम कर रहा है पिछले कई समयों से, और आगे आने वाले समय में वो स्टार्ट भी हो जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी है, खासकर माल की ढुलाई से रिलेटेड या वस्तुओं के व्यापार विनिमय से रिलेटेड, वह आसान और सुगम बनाया जा सकता है। कारण ये है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि ये जो 100वां संवैधानिक संशोधन है आखिर क्यों किया गया होगा 100वां संवैधानिक संशोधन, क्योंकि मैं इसमें एक शब्द बोला अभी आपको कि 100वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही भारत के कुछ भूमि को दिया गया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के कुछ भूमि जो है भारत को प्राप्त हुए। हालांकि आपने पढ़ा होगा संविधान का भाग एक में आपको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 साफ साफ नए राज्यों के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जिसमें से आर्टिकल 3 वाला जो है वह केवल भारत के आंतरिक राज्यों के फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि बिहार में पहले झारखंड था, तो झारखंड 2000 नवंबर 2000 में अलग हुआ, तो नवंबर 2000 में अलग होकर एक नया राज्य बना, तो वह आर्टिकल 3 के अनुसार बना होगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार बना होगा। ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल के रूप में बना हुआ था 2000 ईस्वी में, तो वह भी आर्टिकल 3 का प्रयोग करके ही वहां पे बनाया गया होगा। ये सभी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट यह संशोधन सिंपल संशोधन करके कर सकती है, अर्थात इसमें मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात विशेष मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं उस चीज की जिसमें संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, अर्थात वह बात की जा रही है भाग 20 के तहत जो आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, जिसके तहत संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। उसमें विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके तहत यह आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन नहीं किए जाते हैं। लेकिन बात आती है कि आखिर तब आर्टिकल 2 में भी जो नए राज्यों का फॉर्मेशन होता है, नाम परिवर्तन होता है, वह कौन ऐसे राज्य होते हैं? तो ऐसा कोई राज्य जो युद्ध भूमि में भारत उसको जो है जीता हुआ हो, या किसी अभी अभिन्न हिस्सा हो भारत का और किसी दूसरे देश में पड़ता हो, भारत में फिर शामिल हो गया हो, या युद्ध के बाद शामिल हो गया हो, या कोई दूसरा देश दे दिया हो, तो उस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का वो फॉर्मेशन होता है। जो किसी विदेशी देश का वह जो है प्लेस रहा हो, वह अगर भारत में शामिल होता है और उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। लेकिन इसी भाग का आर्टिकल 4 आप जब पढ़ेंगे, अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे संविधान का, तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे देगा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, अर्थात जिसके द्वारा राज्यों का फॉर्मेशन होता है, या आर्टिकल 3 के अनुसार राज्यों का फॉर्मेशन, राज्यों के नामों का परिवर्तन, ये सारी चीजें जो होती हैं उसमें आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा।
जो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होता है, अर्थात विशेष बहुमत के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसको नहीं माना जाएगा। ये अर्थात सीधी-सीधी बात है कि सिंपल मेजॉरिटी से होगा। लेकिन ये जो 100वां संवैधानिक संशोधन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जब किसी एक देश का कोई लैंड है, वह किसी दूसरे देश को देना है या वहाँ की कुछ भूमि को जब अदला-बदली की जाती है, उस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत यह संशोधन नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में भी आपको बताया कि आर्टिकल 2 के तहत ऐसे संशोधन होते हैं जो किसी देश के मतलब अभिन्न अंग हो या अंग हुआ हो और भारत में शामिल हो जाए और उसके वो नया राज्य का दर्जा दिया जाए या नया प्लेस का दर्जा दिया जाए, तो वह आर्टिकल 2 के तहत होता है। लेकिन ऐसा स्थिति जिसमें भारत की भूमि को किसी अन्य देश को देना हो, उस स्थिति में संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही यह प्रोसेस किया जा सकता है, प्रक्रिया किया जा सकता है। विदाउट संवैधानिक संशोधन के नहीं किए जा सकते हैं। तो यही संवैधानिक संशोधन 100वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह अदला-बदली हुआ था जो मैंने बताया। कारण क्या था? तो कारण स्पष्ट है कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी कनेक्टिविटी को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे अच्छे तरह से जो व्यवसाय है, व्यापार है, वस्तुओं का विनिमय है, वह या लोकतांत्रिक या प्रशासनिक जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको कैसे भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या भारतीय जो मुख्य भूमि क्षेत्र है, उससे कैसे कनेक्टिविटी बना के रखा जाए या कनेक्ट करके रखा जाए, इसके लिए यह अदला-बदली हुआ था 100वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कॉरिडोर जो है भारत को मिला हुआ था, जो कि बहुत ही पतला एक गलियारा है, जिसके माध्यम से व्यापार या पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से संपर्क होता है। उसमें भी अगर आप देखना चाहें तो आपको ये दिखाई देगा कि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र को जोड़ता हुआ और तब आगे बढ़ता है, अर्थात इस रूट से जाने वाला जो भी व्यापार होगा वह असम क्षेत्र से ही होकर जाएगा, पश्चिम बंगाल क्षेत्र से ही होकर जाएगा। अब इस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि पिछले जब समय में 1-2 वर्ष पहले जब बांग्लादेश में वहाँ पे प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो भारत से रिश्ते कुछ मतलब अच्छे लेवल के चल रहे थे, अपर लेवल के चल रहे थे, जिसके माध्यम से आपको दिखाई देगा जो तीस्ता डैम है या अन्य भी वहाँ पे जो डैम डेवलप किए जा रहे थे या दोनों देशों के भागीदारी वाले जो डैम थे जिसके विद्युत उत्पादन होता है, उसमें भी दोनों देशों की पार्टिसिपेशन जो है अच्छी खासी थी। लेकिन जब से वहाँ पे अंतरिम सरकार आई है, शेख हसीना को वहाँ से देश छोड़ना पड़ा, उसके बाद से वहाँ जो उथल-पुथल मचने के बाद से अभी जो नई सरकार आई है, तो वह ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो तीस्ता डैम है उससे रिलेटेड और अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे बड़े लेवल पे। तो वहाँ ये जो है इसकी जो कनेक्टिविटी है या इसका जो संपर्क है वो चाइना से बढ़ता चला जा रहा है। अब चाइना से बढ़ता चला जा रहा है बांग्लादेश का अगर संपर्क, तो कहीं न कहीं भारत की सिक्योरिटी के लिए भी आगे आने वाले समय में कंसर्न हो सकता है। जैसे अगर चाइना जो है जैसे फाइटर जेट्स दे रहा है या उसके बदले में आपको पता है कि चाइना की जो एक इनिशिएटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके माध्यम से वो कनेक्टिविटी अगर विस्तार करता है वहाँ पे, तो कहीं न कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर का कनेक्ट होता है, पूर्वोत्तर को जोड़ा जाता है या पूर्वोत्तर को जोड़ के देखा जाता है, उस पे प्रभाव पड़ेगा। आपको ये भी पता है कि चाइना ऑलरेडी हमेशा से ही वह जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है उसको अपना पार्ट मानता रहता है या हमेशा अपने जो मैप है उसको जब अपडेट करता है तो अपडेट करते-करते या अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को अपने भाग में दिखा लेता है। तो एक तरह से वो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट मामला ये वैसे ही होता है। दूसरा अगर उसको बांग्लादेश का साथ मिल जाता है तो ये जो इंडियन ओशंस का जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे आइसलैंड भी आपको दिखाई देंगे, अगर वहाँ पे आने वाले समय में अगर माने ऐसा संजोग ना हो जैसे श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका में उसने उसको उसको बेचना पड़ा था। ठीक वैसे ही स्थिति अगर बांग्लादेश में आ जाती है और अगर आगे संजोग में ऐसा हो कि वहाँ के कोई आइसलैंड हो उसको देना पड़े अगर चाइना को, तो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले आपको दिखाई देगा कि शेख हसीना के ही कार्यकाल में अमेरिका वहाँ पे दावा किया था कि उसको उस द्वीप को जो अंडमान सागर में कुछ द्वीप हैं या मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल में जो कुछ द्वीप हैं वह अमेरिका को दे दिया जाए स्ट्रेटेजिक लोकेशन के माध्यम से, ताकि चाइना पर वो नज़र रखे। लेकिन चाइना पर नज़र रखना होगा तो भारत में उसको क्या ज़रूरत है? आपको साफ-साफ मतलब ये क्वाड में भारत है वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं भारत पे ही नज़र रखना उसका मुख्य कार्य आपको दिखाई देगा। हालाँकि शेख हसीना गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया था और उसके बाद वहाँ पे जो गतिविधियाँ दिखाई दी, जो आंदोलन दिखाई दिए, उसमें हो सकता है कि कोई बाहरी देश का भी हाथ हो, वो अलग चीज़ है।
वो उस देश का इंटरनल मामला है, तो उसमें कोई कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि आगे आने वाले समय में कोई भी विदेशी देश, जैसे अमेरिका ही हो गया या चाइना ही हो गया, जैसे चाइना इस समय ज़्यादा बढ़त बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे अगर बेस वो बना लेता है तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो इस तरह से भारत की जो खासकर कनेक्टिविटी है या भारत का व्यापार पर भी आप देखेंगे कि जो टेक्सटाइल्स होते हैं भारत के, वो सर्वाधिक टेक्सटाइल्स बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशंस में दोनों के अगर खट्टेपन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। और भारत की पड़ोसियों की बात किया जाए तो चाइना से तो हमारा कन्फ्लिक्ट रहता है। वो अलग बात है कि कन्फ्लिक्ट वाणिज्यिक लेवल पे नहीं रहता है। वाणिज्यिक लेवल पे ये नहीं कि भारत की जितने भी आयात होता है उसमें अधिकतम मैक्सिमम नंबर आप जो इम्पोर्ट है आपको चाइना से दिखाई दे देगा। पाकिस्तान से वही हाल है। अफगानिस्तान तो खैर उसके पास कुछ है ही नहीं कि वह कुछ आपको इंपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो अलग चीज़ है। बाकी नेपाल तो डिपेंडेबल ही है। बांग्लादेश जो है वह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उसका आप देख सकते हैं, और भारत से सबसे ज़्यादा सीमा भी साझा करता है। तो इस तरह से यह बांग्लादेश जो है भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, चाहे राजनीतिक कारक हो, चाहे वाणिज्यिक कारक हो। यहाँ पे भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी, जैसे श्रीलंका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक वैसे बांग्लादेश भी हो जाता है। बिम्स्टेक में भी आप देख सकते हैं, बिम्स्टेक में भी ये देश आपस में साझेदारी करते हैं, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। फिर और भी आपको दिखाई देगा कि जो संगठन है उसमें ये लोग साझेदारी करते हैं। वो अलग बात है कि अमेरिका के साथ भी भारत साझेदारी करता है। चाइना को जो है डिक्लाइन करने के लिए जो क्वाड इनिशिएटिव चला रहा है अमेरिका, या पैक्ट सिल्का चला रहा है, अभी कुछ समय पहले पैक्ट सिल्का जो चला हुआ था, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो अपना इंटरनल सिक्योरिटी जो है, या मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो खाड़ी देश हैं, या मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा इंडियन ओशन में जो आपका स्ट्रेटेजी लोकेशन है, अगर वहाँ पे आप आने वाले समय में विफल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह कंसर्न होने वाली है। तो आगे देखते हैं हम लोग। हालांकि वो अलग चीज़ है, भारत अपने लेवल पे आत्मनिर्भर भारत के तहत अलग अलग जो है पनडुब्बियाँ, अलग अलग तरह के सबमरीन अलग अलग देशों के साथ जो है वह गठबंधन किया हुआ है, जैसे फ्रांस के साथ किया हुआ है, यूएई के साथ किया हुआ है, और उसका भारत में उत्पादन अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी उतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे हैं जितने लेवल पे होने चाहिए। तो आगे आने वाले समय हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।